विवेक देश पांडे जी, जिस प्रकार से दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक राज्य मिल गया, दिल्ली को भी एक तरह से देखा जाए पूर्ण राज्य नहीं होने के बावजूद बहुत सारी चीजें केजरीवाल साहब के हाथ में अब आ गई। और गुजरात के बारे में क्या कहना, वहां वन साइडेड मैंडेट मिल गया। बाई इलेक्शन के रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोटे तौर पर गए, लेकिन बिहार से उनके लिए अच्छी खबर आई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय फलक पर 2023 और 2024 इसमें राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग करता हुआ कौन आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कोई रीजनल फ्रंट जिसको फेडरल फ्रंट कई लोग कहते हैं, या कांग्रेस पार्टी? हाँ अभिषेक जी, इसका इस सवाल का जवाब तो सीधा सीधा यही है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे बैटिंग करेगी। और जहां तक रीजनल फ्रंट्स का सवाल है, वो रीजनल फ्रंट्स बनते हुए अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ उसकी एक शुरुआत 2-3 महीना पहले हमने नीतीश कुमार जी की तरफ से देखी है। एक फ्रंट महाराष्ट्र में बन गया है, लेकिन 2024 तक वो फ्रंट क्या आकार लेता है, क्या वो रह पाता है इकट्ठा, या फिर उसमें भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो फ्रंट आखिरकार 2024 में एक साथ नहीं लड़ता है, लड़ता है। इसके बारे में आज हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह की जल्दबाजी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी करने का समय आ गया है। 2024 को कुछ भी समय नहीं बचा है। एक 12-13 महीने, 15 महीने का समय बचा है, और 15 महीनों में आपको बहुत ही जल्द सब कुछ करना पड़ेगा। अभी समय नहीं है। रीजनल फ्रंट कब बनाएंगे आप? उसको एक साथ बैठना, उसके ऊपर विचार विमर्श करना और फाइनली फ्रंट को तैयार करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और अगर ये करते करते आपको 6-7-8 महीने लग जाए, तब तक तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के जो मूव्स है, वो और भी आगे तक बढ़ जाएंगे। मेरे एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता नागपुर आए थे, उस समय उनसे बात हुई थी, तो उनसे मैंने ये पूछा था, जो अभी कांग्रेस में नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने उनसे पूछा था कि भाई आप मोदी जी के मूव्स को काउंटर क्यों नहीं कर सकते? तो उनका ये जवाब था कि मोदी जी के मूव को हम काउंटर कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम काउंटर करते तब तक उनका दूसरा मूव आ जाता है, तो फिर हमको आगे दौड़ना पड़ता है। तो ये जो बीजेपी का पेस है, इस पेस को पकड़ना अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल है। और रीजनल फ्रंट्स बनाने की प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि अभी तुरंत शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आप देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा का समर्थक हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं एट माय इंडिविजुअल लेवल मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में सेक्युलरिज्म बना रहे, सर्वधर्म समभाव बना रहे, कहीं भी किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की ज्यादती ना हो। इसका मैं पर्सनली पक्षधर हूँ, और इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करता हूँ। लेकिन कांग्रेस जिस समय हार्ड पॉलिटिक्स खेलना चाहिए, उस समय कांग्रेस एनजीओ बन के अगर घूमे, कोई हर्ज नहीं, एनजीओ बनकर भी घूमने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ साथ हार्ड पॉलिटिक्स आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? आपने गुजरात में जिस तरह से लोगों को, गुजरात में उनका 40 के करीब प्रतिशत एक कमिटेड वोट बैंक रहा पिछले 27 सालों से, तो उनको आपने क्या दिया? मतलब वो तो चाहते होंगे कि आप वहां पर आए, वहां पर कैंपेन करें और बहुत सीरियसली वहां का इलेक्शन आप लड़े। लेकिन आप तो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े रहे, आप उसी में खुश रहे, और आपने गुजरात के आपके कमिटेड वोटर को वैसे ही छोड़ दिया। तो वो फिर उसने आम आदमी पार्टी को चूज किया। मेरे ख्याल से वहां पर सारा का सारा जो कांग्रेस का वोट शेयर है, जो टूटा कांग्रेस से, वो पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ गया। तो आप आप किस तरह की सोच में लगे हैं? हार्ड पॉलिटिक्स को, एनजीओइजेशन जो है वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एनजीओ के साथ में चलेंगे, आप सिविल सोसाइटी के साथ में चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि सारे जितनी भी कम्युनिटीज है उसमें एक हार्मनी री एस्टेब्लिश की जाए, जिस हार्मनी को बीजेपी ने तोड़ा है, जिसके बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी का वो मेन प्लैंक है, बीजेपी का मेन प्रोग्राम है, वो तो सिर्फ हिंदुओं के लिए देश को बाकी रखना चाहते हैं। बाकी जो कम्युनिटीज है वो सेकंड रेट सिटीजन रहे, उसी में वही उनका मकसद है। तो अगर रामपुर जैसी जगह में, जहां पर 65% मुस्लिम मतदाता हो, वहां पर
अगर 65% बीजेपी नहीं है, जीतती वो है 48% है दरअसल, मैंने वो डेटा चेक किया था, 48%। जी, हो सकता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है, वो जी, और जी। वोटर्स के पॉपुलेशन में कुछ कम ज़्यादा हो, ये हो सकता है। जी। लेकिन वहाँ पर अगर वहाँ का मुसलमान इस नतीजे पर पहुँचा है कि अब मैं बीजेपी को वोट दे सकता हूँ, तो आपकी जो हाँ, भारत जोड़ो यात्रा है, उसका मकसद क्या है? आप अगर सारे कम्युनिटीज़ को जोड़ना चाहते हैं और बीजेपी का जो लाभार्थी पॉलिटिक्स है, उसके चलते अगर ऐसी कम्युनिटीज़ भी बीजेपी के साथ जुड़ रही है, जो बीजेपी के आइडियोलॉजी में बिल्कुल नहीं बैठती। और उसको हाँ, सिर्फ अपने लाभार्थी पॉलिटिक्स के बलबूते पर वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो आप हाँ, किस तरह के पॉलिटिक्स के तरफ देख रहे हैं? आप क्या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस देश में? ये कांग्रेस को बहुत सोचना पड़ेगा। सिर्फ भारत हाँ, जोड़ो यात्रा करने से कुछ नहीं, आपने गुजरात को जिस तरह से एकदम बिल्कुल छोड़ ही दिया, वॉक ओवर, मैं उसको एक कहता हूँ कि ए वॉक एंड द वॉक ओवर, आप चलते रहे हाँ, और आपने उनको वॉक ओवर दे दिया। तो ये ठीक नहीं है। इस यात्रा को अगर आपको करना ही था, तो आपने 6 महीना पहले करना चाहिए था और जब इलेक्शंस नज़दीक आते हैं, तो आपने पूरी तरह से अपने आप को इलेक्शन में झोंक देना चाहिए था। आने वाले हाँ, समय में भी आप एक दूसरी यात्रा निकालने जा रहे हैं। उस यात्रा में आपको 3-4 महीने लगेंगे और उस दौरान कुछ बाकी स्टेट्स के इलेक्शंस भी हैं, तो आप वहाँ पर भी इसी तरह का आपका रिस्पॉन्स रहेगा क्या? ये सवाल है। तो रीजनल फ्रंट बनाना है, तो कांग्रेस को तो अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं, कांग्रेस के आगे जो रीजनल पार्टीज़ है, उसके साथ में हाथ हाँ, मिलाना पड़ेगा। वहाँ पर ईगो और प्रेस्टीज का कोई इश्यू नहीं कांग्रेस के लिए बचा है। सर्वाइवल की लड़ाई है तो आपको सबके साथ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा 1-2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। क्या ये करने की जी, अगर आप बीजेपी को सही मात्रा में अगर बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ़ इस तरह की हाँ, यात्रा निकाल के कुछ नहीं होगा। ये जी, इस मुझे लगता है कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा संदेश यही है और ये सबसे बड़ा संदेश कांग्रेस के लिए है। बाकी रीजनल जी, पार्टीज़ का जाने दीजिए, वो तो अपने-अपने जगह पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी जगह बचा लेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, स्टेट्स में भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं है। तो इस पूरे जी, ये तीनों इलेक्शंस का जो और हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी मिला आप देखिए, वो तो वहाँ का ट्रेडिशन है, अल्टरनेटिव सरकारें वहाँ बनती है, गिरती है। कभी कांग्रेस 5 साल के बाद बीजेपी और वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पर बीजेपी जी, को भी लगभग उतना ही वोट प्रतिशत मिला है। तो आपने ज़्यादा का क्या कमा लिया वहाँ पर? तो ये भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में अगर इन रिजल्ट्स को हम देखते हैं, तो हमको लगता है इसका पूरा मेजर जो मैसेज है, जी, वो सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। जी। विवेक देशपांडे जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सतीश सर ने उठाया है, लेकिन इससे एक सवाल जो उठता है, जो मैं समझना चाहता हूँ, चूंकि नागपुर की पॉलिटिक्स और संघ को भी आप देखते हैं कि किस तरह से सामुदायिक चेतना को व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस में बदलने की उनकी कोशिश होती है। आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो फ्रीबीज वाली जो स्कीम है, कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसमें खुल के खेली है। रमन सिंह ने तो हाथों हाथ मोबाइल देना शुरू किया तो चुनाव हार गया 18 में। कंगना रनौत से को बुला करके मोबाइल दिलवा रहे थे लोगों को, स्मार्टफोन। अखिलेश ने लैपटॉप दिया, लेकिन लैपटॉप मोबाइल पर अनाज भारी पड़ गया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सबसे ज्यादा फ्री बीज का फायदा, सतीश सर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा फ्री बीज का फायदा उठाने में आज की तारीख में भी सोसाइटी की जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है उसी के लोग होते हैं। ब्लॉक में पदाधिकारियों के पास, पंचायतों में, म्यूनिसपैलिटी में उनकी अच्छी पहुंच होती है, अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के दम पे कह सकते हैं, अपनी बिरादरी के। लेकिन वो वोटर उसका डिवोटेड नहीं होता है। डिवोटेड हो जाता है वो वोटर जो राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा ताकतवर बिरादरी नहीं है, कि जैसे किसी गांव में नाई दो बिरादरी हो गए, कुम्हार दो बिरादरी हो गए, जिसको कर्पूरी ठाकुर ने एक अति पिछड़ा वोट बैंक कहा था। वो वोटर ज्यादा बार डिवोटेड हो जाता है उस पार्टी का जिसने उसे गैस सिलेंडर दिया, जिसने उसे मनरेगा दिया, जिसने उसे 500 रुपए खाते में डाले या 5 किलो अनाज दिया। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय का में जो पॉलिटिक्स होनी है, वो पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर डोमिनेंट सोसाइटी और नॉन डोमिनेंट सोसाइटी के बीच में जाकर के लाभार्थी योजना कहीं ना कहीं पिसने वाली है? हाँ, अभिषेक जी, मुझे लगता है कि ये दोनों होगा। वो इसलिए कि देखिए बीजेपी का जो मॉडल है पॉलिटिक्स का, वो और हम्म, आम आदमी पार्टी का मॉडल, उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ है। हम्म, सिमिलैरिटीज़ फ्रीबीज़ के फ्रंट पर भी है और हिंदुत्व के फ्रंट पर भी है।
सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी की जो फ्रीबीज का जो ऑफर है वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। बीजेपी जो है वो भी लाभार्थी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उसका पैमाना बहुत बड़ा है। उनका मेन प्लान जो है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व के वजह से जो माइनॉरिटी, जो जो सेक्शन सोसाइटी के उनसे करीब आने में झिझकते हैं, उनके लिए वो लाभार्थी पॉलिटिक्स करता है। तो जैसे मैंने रामपुर का उदाहरण मैं फिर से दूंगा। वो मुसलमान जो है वो ये बोल रहा है कि ठीक है, हमारे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाने देते, लेकिन हमको फ्री में खाना तो मिल रहा है, हाँ, तो क्यों नहीं हम बीजेपी को वोट करेंगे। इस तरह की मानसिकता में मुसलमान भी आ गया है। अब आप देखिए गोवा में बीजेपी क्या करती है। बीजेपी क्रिश्चियन लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश करती है, और उनको क्या कहते हैं उसको, पैंडरिंग टू क्रिश्चियन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करती है। केरल में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वो एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने तरफ करने का, और वो वहां पर वो एंटी मुस्लिम और प्रो क्रिश्चियन हो जाते हैं। गोवा में वो प्रो क्रिश्चियन हो जाते हैं। जहां एंटी मुस्लिम होना है वहां पर एंटी मुस्लिम हो जाते हैं, लेकिन वहां पर मुसलमानों को लाभार्थी पॉलिटिक्स में उलझाकर वहां उनका मत खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से इतना असिमेट्रिक और अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती है, जिसको काउंटर करना किसी भी एक पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। वो हर फ्रंट पर खेल रही है। तो अब इंडियन पॉलिटिक्स इतनी क्रिटिकल स्टेज पर आ गया है, 2024 के इलेक्शन को कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, और बाकी जो पार्टियां हैं जो बीजेपी को काउंटर करने की बात करती है। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, ये भी हो सकता है कि अगर जैसे इससे पहले किसी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के साथ में एक अलायंस बना सकती है, लेकिन हो सकता है वो अलायंस इस कंडीशन पर बने कि कांग्रेस उस अलायंस का पार्ट ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरा पूरा मतलब इस बात का एविडेंस डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट एविडेंस तो ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी is either being deployed by someone, some organization or some entity कांग्रेस को खत्म करने के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी का अपना एक स्ट्रेटेजी है कि हमको तो वोट कांग्रेस से ही खींचना है। अगर हमको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो हमको तो कांग्रेस से ही खींचना है। तो हो सकता है वो अपने खुद के लेवल पर वो खेल खेल रही है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है। अब किसका सपोर्ट है? मुझे नहीं लगता बीजेपी का सपोर्ट है, लेकिन हो सकता है कि संघ का सपोर्ट हो। क्योंकि आप देखिए, इतने सालों में आपने कभी केजरीवाल को आरएसएस के बारे में एक भी निगेटिव बात कहते हुए नहीं सुना होगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी आरएसएस का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था, ये हम सबको पता है। तो ये एक बीजेपी का बी टीम करके बीजेपी उसको डेवलप कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, तो मेरा पॉइंट मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर अलग अलग स्टेट्स में आम आदमी पार्टी अभी जोर लगाती है, जैसा उन्होंने गुजरात में लगाया, जैसा पंजाब में लगाया, तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये हो सकता है कि वो अलग अलग पार्टियों के साथ में अलग अलग स्टेट्स में अलायंस तो बना ले, लेकिन इस कंडीशन पर बनाए कि कांग्रेस उसका पार्ट ना हो। मतलब आम आदमी पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि एक पूरा सारे पार्टियों का मिलकर एक अपोजिशन अलायंस न बने, जिसमें उनका फायदा है, क्योंकि सारे अपोजिशन पार्टीज का मिलकर एक अलायंस अगर बनता है तो आम आदमी पार्टी उसका एक पार्ट हो जाएगी। अगर वो उसका पार्ट नहीं बनती तो सारे बाकी पार्टीज अगर एक साथ आते हैं। इतना महत्वपूर्ण सवाल आपने उठा दिया जी, इतना महत्वपूर्ण सवाल आपने उठा दिया है, जिस पर हमें अनिल सर से कुछ जानना होगा, अनिल जैन जी से। जी जी, तो ये सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी छोड़ के अगर बाकी पार्टियों का अलायंस बनता है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए वो भी नहीं, उनके लिए वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। तो वो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? वो अलग अलग पार्टियों के साथ में अलग अलग रीजनल अलायंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। और ममता बनर्जी जी का प्राइम मिनिस्टर एम्बिशन है, लेकिन उसको जब तक उनको ये पता है कि ऐसा कोई फ्रंट बनने नहीं जा रहा है जिसकी बदौलत वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, तो वो तात्कालिक रूप से आम आदमी पार्टी के साथ में बंगाल में अलायंस बनके अपनी स्थिति मजबूत करेगी। उसी तरह से बाकी रीजनल जो सेटअप है वो अपनी अपनी स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक लार्जर प्लॉट का पार्ट होगा, जिसमें सारे पार्टियों का मिलाकर एक अलायंस न बने,
इसकी एक पुरजोर कोशिश की जाएगी, क्योंकि जी, आम आदमी पार्टी का तो नेशनल एम्बिशन है, वो किसी एक लार्जर अलायंस का पार्ट बन के अलग-अलग स्टेट में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जी। वो उस अलायंस का पार्ट न बनने के लिए जो कुछ भी करना है वो करेगी, और उसके लिए उससे अगर उनको कांग्रेस का वोट बैंक हर स्टेट में मिल सकता है वहां से और वो खींच सकते हैं अपने लिए, तो उनकी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह से किसी अलायंस को लीड ना करे। तो ये क्रिटिकल स्टेज पर ये इंडियन माफ पॉलिटिक्स कीजिए आ चुका विवेक है। देशपांडे जी, अभी जो बात सुनने में आई कि बीएमसी में आम आदमी पार्टी जा रही है, यदि वो बीएमसी में जाती है एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली शिवसेना को और एग्जैक्टली ज्यादा यही मैं शिवसेना बोल रहा को हूँ। और ज्यादा फायदा हो जाएगा, बीजेपी का ही कबाड़ा हो जाएगा।